वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन 12 स्वतंत्रता के बाद 2 वीडियोस सेंड की थी। उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स समझा दिए थे, जैसे हमारे संविधान की विशेषता के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में मोस्टली रूप से समझाया था। तो आपने देखा पहली वीडियो में जो था स्वतंत्रता के बाद भारत को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, मैंने इस बारे में आपको बताया था। सेकंड वीडियो में जो था संविधान जो हमारा किस प्रकार से इसका गठन हुआ, कितना समय लगा, कब बनकर तैयार हुआ, कब वो क्या कहते हैं लागू किया गया और संविधान की क्या क्या विशेषताएं, ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। उसके बाद मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी सेंड किए थे। आई होप आप सभी ने वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी फिर नोटबुक में लिख लिए होंगे। ठीक है, अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी? मतलब स्वतंत्रता के बाद जो देश था उसको भाषा के आधार पर बांटने के बारे में विचार चल रहा था, जिस पर लेके बड़ा ही असमंजस पैदा हो गया था कि ऐसा करना उचित है भी या नहीं। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश स्वतंत्र हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग अलग प्रांत होगा। 1920 में जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली पार्टियां थी उनमें से सबसे बड़ी मेन पार्टी थी हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसने भारत के लोगों को यह आश्वासन दिया था कि जब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य से जब आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेजों के चंगुल से जब छूट जाएगा, तो जो प्रत्येक बड़े भाषीय समूह, जो बड़े बड़े भाषा जानने वाले से हिंदी बोलने वाले भाषा के लोग अधिक हैं, जो बड़े बड़े भाषीय समूह हैं उनका अपना अलग अलग प्रांत होगा, अलग अलग राज्य होगा। ओके, स्वतंत्रता मिलने के पश्चात कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो कांग्रेस इस बात को भूल गई कि उसने पहले वहाँ के भारतीय लोगों से क्या वायदा किया था। स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस ने इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। भारत किसके आधार पर बढ़ चुका था? धर्म के आधार पर। 2 भागों में, एक हिंदू धर्म, एक मुस्लिम धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की संपूर्ण इच्छाओं और कोशिशों के बावजूद यह आज़ादी एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों को मिल रही थी। मतलब महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान जो अलग हो रहे थे, 2 जातीय गुटों में बढ़ रहा था हमारा हिंदुस्तान, ऐसा ना हो, हिंदू और मुसलमान अलग अलग ना हो, 2 पाकिस्तान और भारत 2 देश ना बने। लेकिन महात्मा गांधी की बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ और जो हमारा हिंदुस्तान था वो 2 देशों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। जो देश का विभाजन हुआ उसकी वजह से जो दंगे हुए उसमें 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। ये गिनती नहीं है कि कितने हिंदू कितने मुसलमान, व्यक्तियों की गिनती मानी जाती है। तो 10 लाख लोग जो थे उन दंगों की वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। अतः प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में ये भय था, उनको यह डर लग रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो उनके होते क्या कहते हैं प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको यह डर था कि अगर अब भारत को भाषीय प्रांतों के आधार पर बांटा गया, जैसे भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो इससे देश में एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाएंगे। ये सच्चाई थी। जिस प्रकार से क्या कहते हैं पहले हिंदू मुसलमानों की वजह से एक हिंदू राज्य बना, एक मुसलमान राज्य बना, भारत हिंदुस्तान 2 भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान। अगर अब भारत के अंदर राज्यों को भी भाषा के आधार पर अगर बांटने की कोशिश की जाती तो शायद भारत जो बट गया, भारत बना था, हिंदुस्तान जो 2 भागों में डिवाइड हो गया एक भारत बन गया था, उस भारत के अंदर भी ना जातीय दंगे शुरू हो जाते, सांप्रदायिकता के दंगे शुरू हो जाते, तो शायद उससे और अधिक जान माल की हानि भारत को झेलनी पड़ती।
और देश जानमाल की और क्षति को सहन करने की स्थिति में नहीं था। तो उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने ये सही सोचा था कि अगर हमारे किए हुए वादे को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और भारत को भाषी आधार पर राज्यों में बांटते हैं, तो इससे और कुछ नहीं होगा, भारत के अंदर भी सांप्रदायिक दंगों का बढ़ावा हो जाएगा और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि हो जाएगी। तो उसे बचने के लिए उन्होंने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं के मन में राष्ट्र की भाषीय आधार पर राज्यों को बांटने के प्रति हिचकिचाहट थी। मतलब इसीलिए भारत को भाषीय आधार पर प्रांतों में बांटने में उनको थोड़ी झिझक लग रही थी कि अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो भारत के अंदर भी दंगों का बढ़ावा हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत अंग्रेजों के बाद भी, आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही? अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, तो अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में अंग्रेजी का प्रयोग क्यों होता रहा? ऐसा क्या था? देखिए, संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। संविधान सभा में भाषा के आधार पर बड़ी बहस हुई। संविधान जब हमारा बन रहा था तो उस हद पे जब सब लोगों के विचार रखे जाते हैं, आपको पता नहीं संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें 300 लोगों की सभा थी, तो उन सब ने अपने अपने विचार रखे। तो भाषा के ऊपर एक आपस में बहुत बड़ी बहस हुई। बहुत से लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को विदाई दे देनी चाहिए। भाई बहुत से लोग क्या कहते थे, जब अंग्रेजों को हम भारत से भगा रहे हैं, अंग्रेज जब भारत से जा रहे हैं, तो उनकी अंग्रेजी भाषा भी हमारे भारत से चली जानी चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को अपनाया जाना चाहिए। वो कह रहे थे कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी के स्थान पर हमें अपनी हिंदी भाषा को ही अपनाना चाहिए। किंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। जो लोग हिंदी बोलना नहीं जानते थे, जैसे और भी कास्ट के लोग भारत में रहते थे, मद्रासी है, मलयालम है, इस तरीके से जो कन्नड़ है, ये जो लैंग्वेज जानते थे वो हिंदी बोलना नहीं जानते थे, तो उनकी अपनी अलग राय थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी.टी. कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा, यदि उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत से लोग भारत से अलग हो जाएंगे। मैंने भी आपसे कहा ना, जैसे हमारी कहते हैं मद्रासी भाषा, कन्नड़ भाषा है, उन लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती, और जब भारत में हिंदी को पूरे देश में अपनाने की बात हो रही थी तो टी.टी. कृष्णमाचारी ने यह कहा कि हम अगर दक्षिण के लोगों पर, दक्षिण में यानी साउथ की साइड पे हिंदी कम बोली जाती है, अगर हम लोगों पर हिंदी को थोपा गया तो हम क्या करेंगे, हम भला एक अलग भारत से अलग हो जाएंगे, एक अलग देश बना लेंगे अपनी भाषा का। तो इस बात से भी डरकर फिर क्या हुआ, इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। भाई सही बात है, एक और बीच में से टूट पड़ जाए तो वो गलत है, तो कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जिससे कि दोनों देश मतलब लोगों के बीच में प्रेम भाईचारा भी बना रहे और मान सम्मान भी बना रहे। आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी को तो क्या दे दिया, हमारी राजभाषा का दर्जा दे दिया, जबकि अदालतें, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का निर्णय दिया गया। भाई हिंदी हमारी राजभाषा रहेगी, लेकिन जो हमारे औपचारिक कार्य है, ऑफिस से रिलेटेड कार्य है, अदालतों से रिलेटेड कार्य है, राज्यों के आपसी जो कार्य है, वो अंग्रेजी में हो सकते हैं, जिससे कि किसी भी राज्य को इस बात से परेशानी ना हो कि उसे हिंदी नहीं आती। जिन्हें हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश का प्रयोग करके, अंग्रेजी का प्रयोग करके अपने कार्य को पूरा कर सकता था। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये देखा हमने कि हम स्वतंत्रता के बाद जो भारत था वो भाषीय आधार पर प्रांतों में बंटना था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान जब आज़ादी भारत को मिलने वाली थी, उससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उन लोगों ने इस प्रकार का वादा किया था कि जब अगर भारत आज़ाद हो जाता है तो भारत को भाषीय प्रांतों के आधार पर बांटा जाएगा। लेकिन जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय हिंदू मुसलमानों के इतने दंगे हो गए, तकरीबन 10 लाख लोग जो थे वो मारे जा चुके थे। तो इस बात से डरते हुए उन लोगों को इस बात में बड़ी हिचकिचाहट हुई थी कि जब पहले इतने दंगे हो चुके, इतने लोगों की मौत हो चुकी है, अगर भारत के अंदर भी अगर भाषीय आधार पर प्रांतों को अलग करेंगे तो हो सकता
सकता है भारत के अंदर भी सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हुआ, अंग्रेजी भी अब फिर भी भारत में क्यों रही, क्योंकि जो दूसरे भाषी के लोग थे, जो साउथ साइड दक्षिण साइड के लोग थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो वो ये कहते थे अगर हिंदी हम पे थोपी गई, हमें जबरदस्ती हिंदी बोलने के लिए मजबूर किया गया तो हम भारत से अलग हो जाएंगे। तो उन्हें अलग होने से बचाने के लिए, भारत में एक और फूट पड़ने से बचाने के लिए अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा के रूप में यूज किया जाने लगा। जो सरकारी काम काज होते थे राज्यों के से रिलेटेड, अदालतों से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड, उनके लिए अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाने लगा और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के कुछ और पॉइंट्स जो है वो मैं आपको समझाऊंगी। तब तक आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करती हूँ उन्हें फिर नोटबुक में लिख के याद करना है। ओके, गुड डे।